मेरे पहले तासुरात तो ये थे कि ये मामला जो है ना, ये मकाफ़ात अमल का मामला है। वो कैसे? जनरल साहब एक अननोन क्वांटिटी नहीं थे। देखिए, बहुत से जनरल्स आते हैं, बहुत से जनरल्स चले जाते हैं। आपको कितने जनरल्स के नाम याद हैं जो सर्विंग जनरल्स हैं? बहुत कम। कोर कमांडर्स के नाम नहीं पता होते हम लोगों को। मगर ये ISPR में जब ये आए, उससे पहले हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। जब ISPR ये आए तो बड़ी हाई प्रोफाइल थी। इन्होंने एस DG ISPR उसको और भी बहुत बड़ा कर दिया। मगर जब इन्होंने ये काम करने लगे तो दो चीज़ें स्टैंड आउट की। एक तो ये थी कि इन्होंने थैंक यू जनरल रहील शरीफ का एक ब्रांड बनाया जो कि हर रोज़ फ्रंट पेज पे आता था। अब एज जर्नलिस्ट हमें इस बात का एहसास था कि ये ऑर्डर्स आते हैं कि फ्रंट पेज पे लगाएं, और ये बड़ी अनयूजुअल किस्म की चीज़ थी। एंड आई थिंक मीडिया में रिजेंटमेंट थी इसके बारे में कि इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है, ये दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मगर ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर। मगर दूसरी चीज़ इस ब्रांड के बारे में ये थी कि जनरल रहील शरीफ साहब के बारे में दो और इश्यूज़ थे जो कि मीडिया में हम लोगों को पसंद नहीं आए, और ज़ाहिर है कुछ जिम्मेदारी फिर जनरल आसिम बाजवा की थी उसमें। एक तो ये था कि ये ब्रांड ने धरना को सपोर्ट किया। इमरान खान साहब के धरना जनरल रहील शरीफ ने सपोर्ट किया। उसका मकसद दो थे। एक ये कि एक्सटेंशन ले ली जाए, अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो नवाज शरीफ साहब की छुट्टी कराई जाए, और अब वो ऐसे हुआ नहीं, मगर कोशिश यही थी। तो वो ब्रांड जो बनाया था इन्होंने, उस ब्रांड को समझे आप, उसके ऊपर डेंट शेंट लग गए थे, कोई दाग शाग लग गए थे, और जाते वक्त वो ब्रांड और भी ख़राब हो गया। क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त जब जनरल रहील शरीफ गए यहाँ से रिटायर होके, तो फिर बहुत सी कहानियाँ आई कि इतने अरबों रुपए की ज़मीनें इनको मिली हैं वगैरह वगैरह। वो एक स्कैंडल बन गया था। तो ये ब्रांड जो बना, जो इन्होंने जो बनाया, वो ब्रांड के बड़े मसले थे। खैर, ये सदर्न कमांड चले गए। वहाँ से भी फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स और प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस के अंदर अफवाहें, बातें मीडिया में नहीं आई, बिकॉज इल्ज़ामाती होते हैं और उसमें वज़न भी शायद नहीं था, मगर बातें चली। और ये ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिसमें आर्मी के रिटायर्ड लोग भी थे, तो वहाँ भी ये बातें चलती थी। अब क्या बातें थी, रहने देना उस बात को। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जब ये सदर्न कमांड भी चले गए तो ये आउट ऑफ द लाइमलाइट नहीं हुए इन वन सेंस और अनदर। अब भाई ये रिटायर किया इन्होंने, रिटायर करके तो हमारा ख्याल था मसला ख़त्म हो गया। मगर और अगर कुछ था भी, अगर कोई गड़बड़ हुई भी थी और इनके सीनियर्स को पता भी था, तो वो छुपा देते हैं। बिकॉज मुझे पता है पहले भी 8-9 जनरल्स को रिटायर किया गया। मेजर जनरल्स में 1-2 लेफ्टिनेंट जनरल्स भी थे फॉर वेरियस रीजंस। और उनको क्वाइटली बुला के इल्ज़ाम बता दिए जाते हैं, आपने ये किया, चलिए फ़ारग हो जाए आप। मगर बाहर नहीं बात आती। तो फ़ौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी तो है मगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है जूनियर्स की, और पब्लिक में नहीं आने देते। अनलाइक पॉलिटिशियंस, इनकी पब्लिक में ही मकसद ये होता है कि पब्लिक में उनको गंदा किया जाए। अच्छा, अब इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी के तकाजे भी हैं कि यार एक ऐसा इदारा है जिसको प्योर ही रखा जाए। वो खामियाँ तो हर एक में होती हैं, तो चलो इस चीज़ को दबा ही दिया जाए, मगर सफाई की जाए। तो मैंने, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये उसी खाते में आएंगे, मगर ऐसे नहीं हुआ। इनको उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सिपेक का अथॉरिटी लगा दिया। अच्छा, वहाँ भी जब एक नया ऑर्डिनेंस आया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो लोगों ने बहुत सी बातें की, वो फिर बात करते हैं। उसके बाद ये पता चला कि ये आ गए हैं यहाँ इमरान खान साहब के पास स्पेशल असिस्टेंट। तो ज़ाहिर है इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, और ज़ाहिर है इनकी करीबी रिश्ते होंगे हाई कमांड के साथ, जो कि इनको ट्रस्ट करते थे कि सिपेक को भी वो चलाएं और इधर इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी बैठें और यहाँ भी गाइडेंस करें। आफ्टर ऑल सेलेक्टर्स, फरिश्ते उन्होंने हर जगह पे होते हैं। मगर साथ साथ इसके फिर एक चीज़ और चल रही थी जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वो ये थी कि लोग भूले नहीं है ना कि नवाज शरीफ साहब को एक इकामा के ऊपर टांग दिया गया। लोग ये नहीं भूले कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फ़ायज़ ईसा के साथ किस किस्म का रवैया इख्तियार किया जा रहा है और कैसे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और उनको किसी तरीके के साथ निकालने की कोशिश की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बार काउंसिल कह रही है, वकला हज़रात कह रहे हैं, आपकी आवाम ये कह रही है, मीडिया भी यही कह रहा है। अगर खुल के नहीं लिखते तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में ये बातें चल रही हैं। तो अगर ये चीज़ें अगर आप करेंगे या आप उनकी हिमायत करेंगे, कोई इदारा ऐसी चीज़ों की हिमायत करेगा, JITs बनेंगी, तो फिर आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं ना
अगर आप एक रवैया, एक रिवाज बना देते हैं कि जी मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल, सियासतदानों के गले डाल देते हैं, जजेस के गले भी डालनी शुरू कर दिया आपने, मीडिया के ऊपर भी किसी वक्त हो सकता है मनी ट्रेल, वो शकील उर रहमान साहब के साथ तो हो ही गया ना, तो बचा कौन? तो ये तो होना ही था, घूम फिर के ये घर ही आना ही था। और ये बदकिस्मती है बाजवा साहब की कि ये इनके ऊपर यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, वो होता भी है कि किसी सर्विंग के ऊपर तो वैसे ही हिम्मत नहीं पड़ती कि बात की जाए, और वैसे भी मैंने जैसे कहा बातें दबाई जाती। इनका जो जैसे कहते हैं ना एक्यूलीज हील, या इनकी जो कमज़ोरी थी इनके केस में, वो यही थी कि इनकी सारी फैमिली बाहर है पाकिस्तान से, और ये कुछ छुपी हुई बात नहीं थी, खुद तस्लीम करते थे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन से, और बड़े कुछ छुपाने वाली बात भी नहीं थी। और ज़ाहिर है अगर बाहर थे, इनके साहिबजादे भी बाहर थे, इनके भाई भी बाहर थे, तो इतना तो सबको पता था। तो जब ये स्टोरी, अब आपने कहा कि इसमें क्या सेंसेशनल बात थी जी, तो मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसा माहौल बना हुआ था इनके बारे में, और जब वो फटा, नूरानी साहब ने ये कहानी लगा दी, तो फिर तो ये था कि सोशल मीडिया ने तो फटना ही था उसके ऊपर। काजी फायजीज़ा का इंतकाम लिया, नवाज शरीफ का इंतकाम लिया, शकील उर रहमान का इंतकाम लिया, और भी बहुत से इंतकाम लिए, क्योंकि लोग उठाए जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं। तो ये सारा ये वो मसला है या मामला ये वो है। एक तो ये इसके, तो ये बेचारे फंस गए हैं इसके अंदर। दूसरी बात आपने कहा कि स्टोरी में सेंसेशनल क्या थी। सेंसेशनल बात ये थी कि ख़ुद इनके मुताबिक ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, और अब ये मल्टी मिलियनियर फैमिली बन गई है। और अगर इन चीज़ों को जोड़ा जाए उन चीज़ों के साथ जिसका शुरू में मैंने हवाला दिया कि जब ये सदर्न कमांड में थे तो क्या अफवाहें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या बातें चलती थी, तो अगर उसके साथ आप ये लगाएं, और बहुत से सहाफ़ियों को इस बात से को पता है कि यार ये चीज़ें पहले भी चलती रही हैं। सदर्न कमांड कैन बी अ वेरी ल्यूक्रेटिव पोजीशन, कैन बी। अभी और भी जनरल्स थे वहाँ, कभी कुछ हमने नहीं सुना उनके बारे में कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, यहाँ बातें चलती थी। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपने पूछा क्या इसमें ऐसी चीज़ थी जिसके साथ सारे हम जाग उठे या खड़े हो गए या कान खड़े हो गए हमारे। वो यही था, एक तो इनकी अपनी बैकग्राउंड, एक इनकी जो कारकर्दगी रही है एज DG ISPR, फिर इन सदर्न कमांड, ऊपर से फिर आपने इनको इतने बड़े ओहदे पे फेंक दिया सिपैक के ऊपर, और उस बैकग्राउंड के अंदर। और सिपैक एज़ यू नो, इल्ज़ाम सिपैक के ऊपर ये लगता है, जो लोग सिपैक चलाते हैं, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग ने सिपैक के अंदर कमीशनें ली हैं, ये इल्ज़ाम है ना। और क्योंकि $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर, और चाइनीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो डिस्क्लोज़ भी नहीं किए जाते, छुपाए जाते हैं, और आज भी छुपाए जा रहे हैं। तो इंप्रेशन यही होता है ना, यार गड़बड़ है, कहीं दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। और अगर नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे थे तो आज भी आप उसे, पॉलिटिशियन तो है नहीं वहाँ, कोई और बैठे हुए हैं। और तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी वजह से ये स्टोरी जो थी, इसको जब ये आई तो सब खड़े होके सब ने इसको कहा कि इसमें कुछ ना कुछ है ये, और इसीलिए फिर इतना गुस्सा भी आवाम में आया सोशल मीडिया पे। दिलचस्प बात यह है कि मेन मीडिया में ये बात डिस्कस नहीं हो पाई। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, वो कर नहीं सकते आप मेन मीडिया पे तो इसलिए सबको कह दिया था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये बात करते। अभी आप देख लीजिए तमकनत कि हम सब चुप करके बैठे रहे हैं, जब जनरल साहब ने अपना रिबटल दिया है तो फिर लोगों ने यही किया ना कि रिबटल को लेके पूरी कहानी बाहर ले आए हैं अगर रिबटल ना देते तो चुप करके बैठे रहते। फिर भी अब उन्होंने रिबटल दिया, तो रिबटल जब दिया तो फिर आइए बात कीजिए। जब बात कीजिए तो फिर सवाल खड़े होंगे, नूरानी साहब ने ये कहा, आपने ये कहा। तो दैट्स व्हाट्स हैपेंड जी। इसमें एक वो ये भी लोग बात करते हैं कि क्योंकि उन्होंने 22 जून को एक वो जो उनके मुआवने खुसूसी के तौर पे जो अपने असासे डिक्लेयर किए थे, वो उसमें क्योंकि ये असासे नहीं थे, तो इसलिए लोगों ने कहा कि अभी तो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, अभी उसमें ये वो नहीं है जो ये नूरानी की स्टोरी में थे। अब मुझे बताएं कि जिस दिन ये स्टोरी आई है उसी दिन बाजवा साहब का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो स्टोरी है एक नामालूम साइट है, वेबसाइट है, और उस पर एक बदनीयती पे मबनी प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किया जा रहा है। उनके बेटे ने भी कुछ इसी किस्म की ट्वीट की, और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे हमें 2 बयानिए सामने नजर आए
कि एक कह रहे थे कि ये सिपेक क्योंकि उसके खिलाफ कोई साजिश है, कोई इंडिया की तरफ से, कोई इंडिया का भी कोई एक वीडियो था उससे पहले जुलाई के महीने से, उन्होंने कहा कि ये सारा की सारी साजिश है और हमारी अदारों को बदनाम करने की और सीपैक को टारगेट करने की। दूसरी तरफ का बयानिया ये था कि नहीं जी, एहतसाब है तो फिर सबके लिए है और कोई इसमें सब बराबर है। तो आप इन दो बयानियों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये कि जी ये हिंदुस्तान की कोई साजिश है, देखिए हिंदुस्तान तो साजिश करता ही रहता है, इसमें तो कोई छुपी भी बात नहीं है। उन्होंने भी पूरा एक सेल्स बनाए हुए हैं ये इस किस्म की बातें करने के लिए और स्पेशली पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट करने के लिए। बिल्कुल ये दिस इज़ 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसकी बात होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अहमद नूरानी या नजम सेठी या कोई और इंडियन एजेंट हैं, ऐसी बात नहीं है। हम मुहिब्बुल वतन लोग हैं, हम समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मगर हम ये भी समझते हैं कि सिर्फ सियासतदानों की नहीं, जजेस जनरल्स की भी होनी चाहिए और मीडिया की भी होनी चाहिए, अल्लाह खैर से अगर चोरी होती है तो। मगर बात यह है कि ये अगर सिपेक को डिस्ट्रॉय करना है, जो कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंडिया एंड अमेरिका आर एंटी सिपेक, बिकॉज वो चाइनीज़ रूट है ना, वो उसके वजाहत करने की ज़रूरत है, सबको पता है इस बात में। मगर बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने सिपेक बनाया था ना, लॉन्च किया था ना, एक्चुअली सोच आसिफ जरदारी साहब की जी, बात आगे बढ़ाई, उसको पक्का किया, सीमेंट में डाला, मामला शुरू किया, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा। मगर जब हमारे फरिश्ते नवाज शरीफ साहब को इंडियन एजेंट कहलवा रहे थे तो ये सोचा नहीं कि ये इन्होंने तो सारा सिपेक किया, तो किस मुंह के साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब के कोई इल्ज़ाम लगाया। और उनके मीडिया के अंदर जो दोस्त थे, यही चल रही थी ना बयानियाँ, यही था ना कि ये हिंदुस्तान मोदी का जो यार है, गद्दार है, ऐसे ही है ना। तो अब सिपेक बनाने वाले को या सिपेक लाने वाले को या सिपेक लॉन्च करने वाले के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं और वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, तो ये भी उसी किस्म का ये प्रोपेगेंडा है कि सिपेक को टारगेट किया जा रहा है। जनरल साहब को आप टारगेट करेंगे तो सिपेक को टारगेट करेंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सिपेक के अंदर बड़े मसले हैं, मगर सिपेक हमारे फ़ायदे में है और एक स्ट्रेटिजिक डायमेंशन भी है उसका, और हिंदुस्तान के भी अपने इश्यूज़ हैं। मगर ये बिल्कुल गलत बात है कि जी ये एक सिपेक के ख़िलाफ़ साजिश है, ये सिपेक के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है। ये जैसे मैंने आपसे कहा, जो लोगों ने ये इकामे शुरू किए, जिन लोगों ने JITs शुरू की, जिन लोगों ने मनी ट्रेल्स की बात की, जिन लोगों ने कहा असासे दिखाइए, जिन लोगों ने कहा FBR में जाइए, रसीदें निकालें, जिस लोगों ने कहा 40 साल पुरानी रसीदें निकालें, जब आप ये इस किस्म की चीज़ें करेंगे किसी के साथ तो फिर ये घूम फिर के किसी वक्त आपके दरवाजे के सामने भी आएंगी। तो ये उसी किस्म का सिलसिला है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, बहुत से लोग हैं वो समझते हैं काजी फायज़ ईसा के साथ ज़्यादती हो रही है। और ये मैं बहुत से लोगों से मुराद ये है, मैं समझता हूँ अक्सरियत इस मुल्क की, क्योंकि दो सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इस मुल्क की इलेक्ट्रल जो वोटर है उसकी अक्सरियत इनके पास है। वो और बात है हुकूमत किसी और ने बनाई हुई है, मगर अक्सरियत वोटिंग की इट डबल द अमाउंट ऑफ पीपल आर प्रो पीपल्स पार्टी एंड नून लीग दैन दे आर PTI। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए था इनको, इन्होंने नहीं सोचा और ये अब सूरत हाल यहाँ आ गई।